गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज़ बायोलॉजी एट फिंगरटिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज आपके सामने क्लास 11th की लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ। जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जो अच्छा सा चैप्टर, दैट इज़ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेटा, पिछली क्लासेस में हमने ट्रिक्स पढ़ी थी और दो हार्मोन का जिक्र किया था, दो प्लांट हार्मोन, दैट इज़ द फाइटो हार्मोन्स। पहला हमने ऑक्सीन पढ़ा था, फिर बेटा गिबरलिन्स पढ़ा था। कुछ एक छोटा सा पॉइंट अगर मैं बोलूं तो एक छोटी सी लाइन मेरे से स्किप कर गई थी, तो आज मैंने उस लाइन को लिखा और पहले मैं उस लाइन को क्लेरिफाई करूंगा, दैट इज रिलेटेड टू द ऑक्सीन। और फिर बेटा हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज आज हम पूरी तरह से साइटोकाइनिन पढ़ेंगे कि भैया इसका यूज कैसे है, किस फॉर्म में ये हमको मिलता है, इसका सिंथेटिक फॉर्म कैसा होगा, इसका नेचुरल फॉर्म कैसा होगा, और दूसरा हम लोग फर्स्ट साइटोकिनिन देन इथाइलिन, ये दोनों हार्मोन हम आज पूरा ट्रिक के साथ में इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। और अच्छे से इसको पढ़ने के लिए ये वीडियो के साथ में बने रहें। नियर अबाउट 1 घंटे के आसपास का वीडियो होगा। आप इसके साथ अगर रहेंगे तो आज जितने भी कंसेप्ट है रिलेटेड टू द साइटोकाइनिन एंड रिलेटेड टू दैट ऑफ द इथाइलिन, जो कि एक मात्र गैसियस हार्मोन है, फाइटो हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं आपके प्लांट में, ये सारी बातें हम इस पूरे लेक्चर में कर जाएंगे। बेटा आइए वो पॉइंट जानते हैं जो स्किप कर गया था। ये मुझे एक बच्चे ने बताया, सर व्हाट अबाउट दिस लाइन, एक लाइन स्किप कर गया था, सॉरी फॉर दैट। देखिए बेटा, लाइन है दी हुई है एनसीईआरटी में, ऑल दिस ऑक्सीन, यानी ऑल दिस ऑक्सीन में कंसीडर कर रहा है, चाहे आपका नेचुरल ऑक्सीन हो चाहे आपका सिंथेटिक ऑक्सीन हो। आईबीए, इंडोल 3-ब्यूटाइरिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये दोनों क्या थे? नेचुरल, पहले भी बता चुका हूं। ये दोनों क्या होते बेटा? नेचुरल ऑक्सीन थे। और ये नेप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये दोनों क्या थे बेटा जी, बताइए? ये सिंथेटिक ऑक्सीन था जी। क्लियर है जी? ये सारे ऑक्सीन का यूज किया जाता है, दे रखा है बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एग्रीकल्चर, यानी कि जो आपके क्रॉप फील्ड्स पे जो क्रॉप उगाए जाते हैं उनके उगाने में, रूटिंग करने में इनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। क्लियर है जी? और दूसरा दे रखा है इन हॉर्टिकल्चर ऑल्सो। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बेटा, जब कल्टीवेशन हम करते हैं किसी भी प्लांट का, फॉर देयर फ्रूट, फॉर देयर वेजिटेबल एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, तो जब कभी भी आप कल्टीवेशन करेंगे फ्रूट का, वेजिटेबल का और ऑर्नामेंटल प्लांट का, दैट कैन बी कंसिडर्ड अंडर हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस। सो जितने भी प्रकार के ऑक्सीन होंगे, ऑल दीज ऑक्सीन आर एक्सटेंसिवली, इनका इस्तेमाल किया जाता है बेटा एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में। हॉर्टिकल्चर का सिंपल सा मतलब होता है बेटा, जहां हम कल्टीवेट करते हैं, किसी भी प्लांट को उगाते हैं फॉर देयर फ्रूट्स, फॉर देयर वेजिटेबल एज वेल एज द ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जहां पे जो सजाने वाले प्लांट होते हैं ना, शादी उदी में देखा होगा ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फंड्स की बात कर रहा है, तो दैट इज इन सब के भी क्या होगा बेटा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में या रूटिंग में मदद करता है कौन? आपका ऑक्सीन्स। क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे इस बात को। फिर हम आज कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे बेटा साइटोकाइनिन और दूसरा इथाइलिन। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ हार्मोन और द इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ हार्मोन, दैट इज नोन एज द साइटोकाइनिन। जैसा कि बेटा जब मैं ऑक्सीन पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि जो मेन सेल डिवीजन को अकर करने वाला जो हार्मोन होगा, दैट इज नोन एज साइटोकाइनिन। देखिए, साइटोकाइनिन इज बेसिकली फॉर्म बाय 2 वर्ड्स, साइटो एंड काइनिन। साइटो मीन्स सेल, काइनिन मीन्स डिवीजन। यानी बेटा यहाँ पे जब कभी भी साइटोकाइनिन का जिक्र होगा तो इसके साथ साथ में सेल डिवीजन का भी जिक्र होगा। साइटोकाइनिन इज फॉर्म बाय 2 वर्ड्स, साइटो मीन्स सेल, काइनिन मीन्स डिवीजन। क्लियर है जी? नेक्स्ट पॉइंट जो दे रखा है, बेसिकली हमने पढ़ा भी है कि साइटोकाइनिन इज एन एडेनिन डेरिवेटिव। अगर मैं बोलूं बेटा, देयर आर बेसिकली 5 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसेस।
अगर देखेंगे आप, जब आप आएंगे आपके बेसिकली इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में आएंगे, या अगर आपने 10th भी पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत कभी ना कभी आपको नाइट्रोजन बेसिस के बारे में बताया गया होगा, दैट इज एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। दीज आर द नाइट्रोजन बेसिस। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, these are the nitrogen bases. A for adenine, G for guanine, C for cytosine, U for uracil, T for thymine. So these are the nitrogen bases that are basically found in the, जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए को तो आपको ये आपके नाइट्रोजन बेसिस देखने को मिलेंगे। तो बेटा जी ये जो साइटोकाइनिन है ये डिराइव किया गया है फ्रॉम वन ऑफ द नाइट्रोजन बेस दैट इज नोन एज एडेनिन। इसको लिया गया है एडेनिन से, डिराइव किया गया है एडेनिन से, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एडेनिन डेरिवेटिव। साइटोकाइनिन इज एन एडेनिन डेरिवेटिव। कहां से लिया गया है? नाइट्रोजन बेसिस एडेनिन से लिया गया है। बेसिकली अगर आप देखोगे, हमने पढ़ा भी है, N6 फरफ्यूरिल अमाइनोप्यूरिन। यहाँ पे जब हम बात करेंगे बेटा जी तो दो प्रकार के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडिन। देखिए जो हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था कि भैया आलू गोभी किसके साथ खाओगे? पूरी के साथ में। किसके साथ? आलू गोभी किसके साथ खाओगे? पूरी के साथ में। तो हमने ऐसे याद किया था, आलू गोभी किसके साथ खाएंगे? पूरी के साथ में खाएंगे। आलू ए से एडेनिन, गोभी जी से ग्वानिन, और भैया पूरी आलू गोभी किसके साथ खाएंगे? पूरी के साथ में। तो पूरी को हमने याद कर लिया था प्यूरिन, यानी एडेनिन और ग्वानिन ये होता है बेटा प्यूरिन। क्या होता है बेटा जी? प्यूरिन होता है। एडेनिन और ग्वानिन जो नाइट्रोजन बेस होता है इनको हम लोग बोलते हैं प्यूरिन। बाकी जो बचे हुए हैं दैट इज साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, दैट इज नोन एज द पायरिमिडिन। उसको हमें भी यहाँ नहीं पढ़ना है, ठीक है जी। एडेनिन और ग्वानिन, तो बेसिकली ये क्या बेटा? मैंने बताया आपको कि ये प्यूरिन है। तो बेटा साइटोकाइनिन इज एन एडेनिन डेरिवेटिव जो एडेनिन से डिराइव किया गया है, जिसका बेसिक फॉर्मूला भी दे रखा है N6 फरफ्यूरिल अमाइनोप्यूरिन। यानी बेटा ये कैसा बेटा जी? कौन सा ग्रुप है? प्यूरिन की पायरिमिडिन। सो प्यूरिन है, एडेनिन से डिराइव किया गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्यूरिन। और जो बेसिकली इसको बोला जाता था दैट इज नोन एज द काइनेटिन, यानी जो डिराइव फॉर्म था वहां वो साइटोकाइनिन नहीं था, उसको क्या बोला गया था बेटा? काइनेटिन। क्लियर है जी? अरे क्लियर है जी? ठीक है जी। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, सबसे पहले इसको डिराइव किया गया था या आइसोलेट किया गया था फ्रॉम द हेयरिंग स्पर्म डीएनए। सो ये हेयरिंग स्पर्म डीएनए कहाँ क्या होता है? देखिए जो पहली बार साइटोकाइनिन डिस्क्राइब किया गया था तो साइटोकाइनिन नहीं था, वो क्या था बेटा? काइनेटिन था। कौन सा फॉर्म था? आपका प्यूरिन वाला फॉर्म था। तो ये बेसिकली पाया गया था स्पर्म में, ना कि प्लांट में। प्लांट में नहीं पाया गया था बेटा, प्लांट में अभी भी नहीं पाया गया था। तो सबसे पहले इसको आइसोलेट किया गया था फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेयरिंग स्पर्म डीएनए, जहां पे बेसिकली क्या किया जाता है बेटा? स्पर्म जब क्या करते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड का हाइब्रिडेशन पढ़ते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं? डीएनए जो स्पर्म से निकलता है उसको प्यूरिफाई करते हैं बेसिकली, और ऑटोक्लेव करते हैं। जो ऑटोक्लेव करते हैं बेटा वो बेसिकली, ऑटोक्लेव का मतलब क्या होगा बेटा? इसको बहुत ही लार्ज टेम्परेचर पे क्या करते हैं? हीट करते हैं, नियर अबाउट 121 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर होता है 15 psi। जो ये psi होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो ये जो ऑटोक्लेव है, ऑटोक्लेव के लिए मैंने टेम्परेचर कितना बोला? 121 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर जो होता है वो था बेटा 15 psi। psi मतलब पाउंड स्क्वायर। देखिए ध्यान से सुनिएगा, पाउंड पर स्क्वायर इंच,
ये एक्चुअली एक यूनिट है आपके प्रेशर को काउंट करने के लिए। सो ऑटोक्लेविंग की जाती है 121 डिग्री सेल्सियस और 15 psi प्रेशर पे। तो यहाँ पे सबसे पहली बार स्पर्म को लिया गया, ऑटोक्लेव किया गया, दैट इज नोन एज द हेयरिंग स्पर्म डीएनए। सो पहली बार ध्यान रखिएगा, पहली बार जो साइटोकाइनिन आइसोलेट की गई थी वो कहाँ की गई थी? फ्रॉम एन ऑटोक्लेव हेयरिंग स्पर्म डीएनए। ऑटोक्लेव हेयरिंग स्पर्म डीएनए जो बेसिकली अगर मैं बोलूं बेटा जी तो ये आपके कहाँ से आ रहा है? स्पर्म से आ रहा है, ये प्लांट से आ रहा है क्या? तो कौन सा साइटोकाइनिन होगा बेटा जी? दैट इज सिंथेटिक ऑक्सिन जो निकाला गया था आपके स्पर्म से। ध्यान रखिएगा, साइटोकाइनिन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है बेटा साइटोप्लाज्म का डिवीजन। जरा देखिएगा, देखिए बेटा, जब आपने बेसिकली अगर मैं बोलूं बैक्टीरिया का सेल डिवीजन देखा होगा यानी बाइनरी फिजन देखा होगा, तो जैसे मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है, मान लीजिए ये कोई ई कोलाई है, ठीक है जी। सबसे पहले इस बैक्टीरिया के अंदर में न्यूक्लियर डिवीजन होगा, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनता है। ये एक न्यूक्लियस था, अब दो न्यूक्लियस बन गए। यहाँ पे न्यूक्लियस कितने होंगे? 2 हो जाएंगे। यहाँ पे न्यूक्लियस एक था। तो सबसे पहले किसी भी सेल में न्यूक्लियर डिवीजन होता है और आपके न्यूक्लियस को कैरियोन भी बोला जाता है। सो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का दूसरा नाम है कैरियोन, ठीक है जी। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 कैरियोन और 2 न्यूक्लियस फ्रॉम अ सिंगल न्यूक्लियस दैट इज नोन एज द कैरियोकाइनेसिस। तो सबसे पहले आपका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर उसके बाद बेटा ये जो सेल होता है ये 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो आफ्टर दैट एक न्यूक्लियस लेके एक साइटोप्लाज्म अलग हो जाता है, दूसरा एक न्यूक्लियस लेके साइटोप्लाज्म अलग हो जाता है। तो यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स मिलती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा जी? साइटोकाइनेसिस। तो जब साइटोकाइनेसिस हुई बेटा तो एक ई कोलाई थी, अब कितनी हो गई? 2 ई कोलाई। नंबर इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ बेटा? ग्रोथ हुई कि नहीं हुई? तो यही कह रहा है साइटोकाइनिन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस समझ में आया? सेल का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म डिवीजन इज नोन एज द साइटोकाइनेसिस एंड वे डिस्कवर्ड एज काइनेटिन। पहली बार जो इसको डिस्कवर किया गया था उसको बोला गया था बेटा काइनेटिन। चूंकि ये प्लांट में नहीं है, आपके कहां से आइसोलेट की गई थी? ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन, एक प्यूरिन है, फ्रॉम एन ऑटोक्लेव्ड हेयरिंग स्पर्म डीएनए। कहां से आइसोलेट किया गया था? फ्रॉम एन ऑटोक्लेव्ड हेयरिंग स्पर्म डीएनए। क्लियर है जी? नोट डाउन कर लीजिएगा। साइटोकाइनिन का स्पेसिफिक इफेक्ट होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है बेटा साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोप्लाज्म डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है बेटा जी न्यूक्लियर डिवीजन। क्लियर है जी? अरे क्लियर है जी? सो कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में होता है बेटा साइटोकाइनेसिस या साइटोप्लाज्म का डिवीजन, जहां पे एक सेल से 2 सेल बन जाती हैं। इसी को बोला जाता है बेटा आपका सेल डिवीजन भी तो इसको कहते हैं। एक सेल से 2 सेल बन गई, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? सेल डिवीजन। सो साइटोकाइनेसिस है इफेक्ट, स्पेसिफिक इफेक्ट होता है किस चीज पे? साइटोकाइनेसिस। मतलब समझ में आ गया? एंड वे डिस्कवर्ड, तो पहली बार ये डिस्कवर की गई थी एज अ काइनेटिन, जो कि एक क्या है? N6 फॉरफ्यूरिल अमाइनो प्यूरिन, एक प्यूरिन या एडेनिन डेरिवेटिव है। एडेनिन इज अ पार्ट ऑफ अ प्यूरिन एंड formed from an autoclave hearing sperm DNA। ये याद रखना है, पहली बार ये आइडेंटिफाई की गई थी एज काइनेटिन और कहां से? ऑटोक्लेव्ड हेयरिंग स्पर्म डीएनए। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप मार्क कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोलती है एनसीईआरटी, काइनेटिन डज नॉट अकर इन प्लांट्स। ये तो मैंने पहले ही बता दिया बेटा, काइनेटिन स्पर्म में आ रहा है, ऑटोक्लेव स्पर्म डीएनए में आ रहा है, तो भैया ये प्लांट में होगा क्या? नहीं।
काइनेटिन डज नॉट अकर इन प्लांट, यानी कि ये कौन सा साइटोकाइनिन हो गया बोलेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ सिंथेटिक साइटोकाइनिन। सो काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट, ये नेचुरली प्लांट में तो है नहीं, हम कहां से निकाल रहे हैं, आपके स्पर्म के डीएनए से निकाल रहे हैं, तो इसको मैंने बोल दिया सिंथेटिक साइटोकाइनिन। काइनेटिन इज आल्सो नोन एज सिंथेटिक साइटोकाइनिन बोल सकता हूं जी, क्लियर है जी। जैसे हमने ऑक्सीजन की बात की थी, तो वहां पे IBA और IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, ये दोनों प्लांट के अंदर में पाए जाते थे, तो उसे हमने बोला था नेचुरल ऑक्सीजन, ठीक है जी। और जो प्लांट के बाहर थे NAA2,4-D, तो उसको बोला था जो सिंथेटिकली तैयार किए जाते थे सिंथेटिक ऑक्सीजन। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे सेम बात है, काइनेटिन प्लांट में सिंथेसिस नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई इट कैन बी कंसीडर्ड एज क्या बेटा, सिंथेटिक साइटोकाइनिन। क्लियर है जी, क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, तो जैसे ही लोगों को पता चला कि हाँ स्पर्म के डीएनए में कुछ एक काइनेटिन नाम का सब्सटेंस है जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट करता है या सेल डिवीजन कराता है, तो बेटा जी होड़ लग गई साइंटिस्टों में, सब साइंटिस्ट ढूंढने लगे, अरे यार जब स्पर्म में ऐसा हो सकता है, प्लांट भी तो इतना बड़ा होता है, लगातार थ्रू आउट द लाइफ बढ़ता रहता है, उनके अंदर में भी तो सेल डिवीजन होता रहता है ना बेटा। कई सेल्स तो ऐसी होती है मेरिस्टेमेटिक सेल जिनमें लगातार सेल डिवीजन चलता रहता है, वो अनलिमिटेड ग्रोथ होती रहती है प्लांट के अंदर में। तो भैया ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो सेल डिवीजन कराता है प्लांट्स में? रिसर्च स्टार्ट हो गई, सब लोगों ने भागा दौड़ी किया, स्टार्ट किया, मैं भी करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। तो बेटा बाद में जो निकाला गया, समझिएगा जरा ध्यान से, सो पहली बार जो साइटोकाइनिन आइसोलेट किया गया था प्लांट के अंदर में, क्योंकि ये तो एनिमल का था, एनिमल के स्पर्म में था, ठीक है, प्लांट के अंदर में पहली बार जो आपका नेचुरल भी बोल सकते हैं ना, प्लांट के अंदर में था, तो द फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन दैट हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम अगर बोलेंगे फ्रॉम अ सीड, कॉर्न, कॉर्न मक्का जानते हो, मक्का, कॉर्न कर्नल, यानी बेटा जो मक्के की गुठली होती है ना, उसके अंदर से निकाला गया था। कॉर्न कर्नल जो मक्का होता है उसके अंदर से पहली बार निकाला गया था आपका नेचुरल साइटोकाइनिन, और इसका नाम दिया गया था बेटा जी जियाटिन। क्या दिया था बेटा? जियाटिन। क्यों? क्योंकि बेटा जो कॉर्न होता है, कॉर्न का साइंटिफिक नेम होता है जियामेज, ठीक है जी, तो जियामेज से लिया जिया, और बेटा यहाँ जो सब्सटेंस आया है जो सेल डिवीजन करा रहा है वो किसकी तरह है? जो स्पर्म डीएनए में था, काइनेटिन की तरह। तो काइनेटिन से टिन लिया और दोनों को मिला दिया जिया और टिन, जियाटिन, जो कि आपके आया था पहली बार इसको आइसोलेट किया गया था फ्रॉम द कॉर्न कर्नल, और या आपका ये भी देखा है कोकोनट मिल्क से इसको आइसोलेट किया गया था। क्लियर है जी? जरा इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से कम। सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंस विथ साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज, जो कि किसकी तरह एक्टिविटी करे? साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज लेड टू द आइसोलेशन ऑफ जियाटिन। क्या होगा बेटा? क्या आइसोलेट किया गया? जियाटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नल, यानी वही बेसिकली जैसे मैंने बोला मक्के की गुठली होती है जो, एंड कोकोनट मिल्क। तो मैंने यहां लिखा है कॉर्न, कॉर्न का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज जियामेज। क्लियर है जी? और जो यहाँ साइटोकाइनिन आ रही है कौन सा बेटा? जो यहाँ पे सब्सटेंस आ रहा है, जो सेल डिवीजन आ रहा है, करा रहा है, वो किसकी तरह बेटा? काइनेटिन की तरह, जो आपको स्पर्म के डीएनए से मिला था। तो इन दोनों टर्म से लिया, देखो कौन का साइंटिफिक नेम क्या है? जियामेज। तो जिया से उठाया केवल जिया, और काइनेटिन यानी जो सेल डिवीजन वाला कराने वाला है, तो इससे उठाया टिन, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। तो जो नेचुरल या प्लांट के अंदर में काइनेटिन लाइक सब्सटेंस पाया जाता है दैट इज नोन एज, या साइटोकाइनिन लाइक सब्सटेंस जो पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज जियाटिन, जो कि जियामेज में और कोकोनट मिल्क में पाया गया था। क्लियर है जी? तो कहां से नाम आया ये मैंने आपको बता दिया।
कॉर्न का साइंटिफिक नेम है जियामेज, वहां से लिया जिया, अलग कर दिया। काइनेटिन जो कि सेल डिवीजन करा रही थी, जो हेरिंग स्पर्म डीएनए में था, ठीक है, तो उससे लिया टिन, दोनों को मिला दिया जियाटिन। तो बेटा जी याद रखिएगा जियाटिन इज द नेचुरल साइटोकाइनिन, क्योंकि ये प्लांट के अंदर में मिलती है, कॉर्न कर्नल के अंदर में मिलती है और आपके बेसिकली कोकोनट मिल्क के अंदर में मिलती है। क्लियर है जी। यहाँ मैंने एक लिस्ट दे रखी है, दैट इज साइटोकाइनिन दिख रहा होगा। सिंथेटिक में एक हम पढ़ चुके हैं, दैट इज नोन एज द काइनेटिन, N6 परफ्यूरिल अमाइनोप्यूरिन। क्लियर है जी। और एक और होता है दैट इज नोन एज द बैप। बैप का मतलब है बेंजाइल अमीनोप्यूरिन। इट इज ऑल्सो अ सिंथेटिक टाइप ऑफ साइटोकाइनिन। लेकिन जब नेचुरल साइटोकाइनिन पूछेगा बेटा जी, तो आप याद रखिएगा जियाटिन। क्लियर है जी। क्लियर है जी। कैसे आया मैंने आपको बताया, कहां से आइडेंटिफाई किया गया ये भी आपको बताया। नेचुरल साइटोकाइनिन यानी जो साइटोकाइनिन जो जियाटिन की बात कर रहा है, आपके बेसिकली कहां कहां पे पाए जाते हैं। तो जो भी नेचुरल साइटोकाइनिन होंगे वो प्रेजेंट होंगे इन द रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड, जहां पे बहुत जल्दी जल्दी सेल डिवीजन होता है। तो कहां कहां होंगे? नेचुरल साइटोकाइनिन आर सिंथेसाइज्ड इन रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन, जहां रैपिड सेल डिवीजन को एक्सप्रेस करता है। फर्स्ट दैट विल बी द रूट एपेक्सेस, रूट की जो एपेक्स होंगी उस रीजन में, भैया रूट का इलोंगेशन कराना है तो वहां पे पाई जाएगी। सेकेंड दैट इज द डेवलपिंग सूट बर्ड्स। देखिए बर्ड्स होती हैं, यही बर्ड से आपका फ्लावर आइसोलेट होगा या निकलेगा और यहीं से आपका लीफ निकलेगा। तो जो डेवलपिंग सूट बर्ड्स होती हैं वहां पे आपका ये आपका नेचुरल साइटोकाइनिन पाया जाएगा। और थर्ड दैट इज द यंग फ्रूट, क्योंकि बेटा यंग फ्रूट को धीरे धीरे किसमें करना है? मैच्योर करना है। तो यंग फ्रूट के अंदर में, डेवलपिंग सूट बर्ड के अंदर में और रूट एपिक्सेस वाले रीजन में नेचुरल साइटोकाइनिन का सिंथेसिस बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होता है, क्योंकि यहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन की जरूरत पड़ती है। क्लियर है जी। नोट डाउन करेंगे एक एक पॉइंट को, हर एक पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट याद रखना है कि काइनेटिन प्लांट में नहीं अकर होता है, तो ये सिंथेटिक हो गया। और भैया जैसे ही आपका रिसर्च स्टार्ट हुआ, आपको पहली बार काइनेटिन लाइक सब्सटेंस या साइटोकाइनिन लाइक सब्सटेंस आइडेंटिफाई किया गया था कॉर्न कर्नल में और कोकोनट मिल्क में। तो कॉर्न कर्नल का साइंटिफिक नेम है कॉर्न का जियामेज, वहां से लिया जिया, और भैया काइनेटिन से टिन निकाल दिया, जियाटिन इज द नेचुरल साइटोकाइनिन दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट। और नेचुरल साइटोकाइनिन क्या क्या चीजें कराता है या कहाँ बेसिकली मौजूद होता है, उन रीजन्स में होगा जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन की जरूरत पड़ेगी। पहला दैट इज द रूट एपिक्सेस, दूसरा डेवलपिंग सूट बर्ड्स, एंड थर्ड दैट इज द यंग फ्रूट्स के अंदर में। क्लियर है जी। नोट डाउन करेंगे इस बात को। चलिए देखते हैं बेटा जी, जो नेक्स्ट फंक्शन है आपके साइटोकाइनिन का। देखिए बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है दैट साइटोकाइनिन हेल्प करता है टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, यानी कि जो नई नई लीव्स बनती हैं उन्हें भी सिंथेसाइज करने में मदद करता है आपका साइटोकाइनिन। इन लीव्स के अंदर में जो क्लोरोप्लास्ट है उसको भी सिंथेसाइज करने का या प्रोड्यूस करने का काम करता है आपका साइटोकाइनिन। सो साइटोकाइनिन हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन न्यू लीव्स। तो याद रखिएगा नई नई पत्तियां और उन पत्तियों के अंदर में क्लोरोप्लास्ट की का प्रोडक्शन या सिंथेसिस कराता है आपका साइटोकाइनिन। इसके साथ साथ में साइटोकाइनिन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सूट ग्रोथ, यानी कि लेटरल जो सूट होती है उनका ग्रोथ कराता है, और एडवेंटेशियस सूट फॉर्मेशन भी कराता है। देखिए बेटा जी लेटरल सूट ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो लेटरली अगर बात करें तो सेकेंडरी लेटरल हमने पढ़ा था ना, सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये जो कि गर्थ बढ़ाता है। और लेटरल सूट का मतलब बेटा यहाँ पे स्टेम की गर्थ से भी आ सकता है। लेकिन जब आप देखोगे बेटा जी ये प्लांट के ऊपर में रहते हैं कुछ नोड्स, ये एक नोड है, नोड है, नोड है। बेसिकली इन नोड्स के पास से ही ब्रांचेस, कुछ ब्रांचेस अराइज होती हैं। सो द ब्रांचेस और द पार्ट ऑफ द सूट
दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द नोड, जो नोड से आपकी जो ब्रांच निकल रही है, दैट इज नोन एज लेटरल ब्रांच, या उसी को बोलते हैं लेटरल शूट। क्या बोलेंगे बेटा जी? लेटरल ब्रांच या लेटरल शूट बोलेंगे, जो आपके नोड वाले पोजीशन से अराइज होंगी। अब जब दो नोड के बीच में आपको डिस्टेंस दिख रही है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटर नोड। तो जो ब्रांच आपके इंटर नोड से निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं एडवेंटेशियस शूट या एडवेंटेशियस ब्रांच बोलेंगे। जरा सुनिएगा, जब आप देखेंगे तो ये स्टेम है, स्टेम और ये आपकी लेटरल ब्रांच, इन दोनों के जो नोड है ना, नोड के पास में जो एंगल होता है, द एंगल बिटवीन स्टेम एंड लेटरल शूट, दैट इज कॉल्ड द एक्साइल। बेटा एक्साइल को छोड़ के अगर कहीं से भी, नोड को छोड़ के या एक्साइल को छोड़ के अगर कहीं से भी शूट निकल रही है तो वो कहलाएगी एडवेंटेशियस शूट। लेकिन अगर वो एक्साइल वाले पार्ट से या नोड वाले पार्ट से वो शूट का ब्रांच निकल रहा है, दैट इज नोन एज द लेटरल शूट या लेटरल ब्रांचेस कहलाएगा। तो याद रखिएगा बेटा जी, लेटरल शूट या एडवेंटेशियस शूट, इन दोनों, एडवेंटेशियस शूट का मतलब क्या हो गया? जो शूट आपके इंटर नोड से निकल रही है, नोड से निकलेगी उसको लेटरल शूट बोल दिया। और कभी कभार मैंने बताया था ना, ग्रोथ, मोटापा, गर्थ भी आता है आपके लेटरल ग्रोथ में भी, तो वो भी आपके यही कराने वाली है। क्लियर है जी? तो याद रखिएगा भैया जी, क्या क्या बातें बोली। साइटोकाइनिन प्रोड्यूस करता है नई नई लिप्स, नई लिप्स के अंदर में क्लोरोप्लास्ट नए नए, वो भी फिर नए नए क्लोरोप्लास्ट को प्रोड्यूस करता है, साथ साथ में लेटरल शूट की ग्रोथ कराएगा और एडवेंटेशियस शूट की ग्रोथ कराएगा। एडवेंटेशियस शूट कहाँ से अराइज होंगे? दो नोड के बीच में, या आप इतना याद रखिएगा, एडवेंटेशियस शूट में बी अराइजेस फ्रॉम एनी पॉइंट या एनी लोकेशन ऑन द प्लांट एक्सेप्ट एक्साइल ऑफ द एक्सेप्ट इन द एक्साइल ऑफ लीफ एट द नोड। यानी एक्साइल वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, इसके बाद कहीं से भी आपका अगर कोई शूट अराइज हो रहा है, दैट इज नोन एज एडवेंटेशियस शूट। तो नोड से जो अराइज हो रहा था उसको हमने बोल दिया लेटरल शूट, नोड से अराइज हो रहा था लेटरल शूट। इन दोनों के बीच में जो इंटर नोड है, इंटर नोड से आपकी एक शूट निकल के जा रही है एडवेंटेशियस शूट, इसका भी ग्रोथ कराता है कौन? साइटोकाइनिन ही कराएगा। क्लियर है जी? साइटोकाइनिन हेल्प्स टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। बेटा हमने ऑक्सिन पढ़ा था, तो हमने बोला था कि ऑक्सिन कॉज करता है क्या? एपिकल डोमिनेंस, जिसकी वजह से प्लांट की हाइट ऊपर नहीं बढ़ रही थी, एपिकल डोमिनेंस उसमें शो हो रहा था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। बेटा यहाँ पे साइटोकाइनिन ये ओवरकम कर देता है एपिकल डोमिनेंस, यानी कि ऑक्सिन के बिल्कुल ही अपोजिटली वर्क करता है। वो एपिकल डोमिनेंस को बढ़ा रहा था ऑक्सिन, ये एपिकल डोमिनेंस को कम कर रहा है। तो बेटा जी ऐसे हार्मोन को बोला जाता है एंटागोनिस्टिक हार्मोन। दिस मींस साइटोकाइनिन इज एन एंटागोनिस्टिक हार्मोन टू दैट ऑफ ऑक्सिन। क्लियर है जी? साइटोकाइनिन हेल्प टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, दिस मींस साइटोकाइनिन इज एंटागोनिस्टिक टू ऑक्सिन। क्यों बोल रहे हैं एंटागोनिस्टिक? देखिए ऑक्सिन क्या कर रहा था? एपिकल डोमिनेंस को बढ़ा रहा था, साइटोकाइनिन क्या कर रहा है बेटा? एपिकल डोमिनेंस को घटा रहा है। इसलिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा जी? बोलिए बोलिए बोलिए। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा जी? तो ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन होते हैं। क्लियर है जी? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, और द लास्ट पॉइंट दैट इज दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म। देखिए मान लीजिए कोई लीफ है, लीफ के पास में, जैसे ये मान लीजिए ये है आपकी लीफ। अब जो आपके न्यूट्रिएंट आ रहे हैं, सुनिएगा, न्यूट्रिएंट यहां से आ रहे हैं रूट से होते हुए न्यूट्रिएंट यहां पहुंचे, न्यूट्रिएंट यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, ठीक है, लेकिन वो लीफ को नहीं मिल पा रहे हैं। तो बेटा जब न्यूट्रिएंट लीफ को नहीं मिलेंगे तो लीफ की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। क्लियर है जी? तो यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, जो आपका साइटोकाइनिन होता है ये प्रमोट करता है ताकि ये जो न्यूट्रिएंट हैं, ये जो न्यूट्रिएंट हैं, न्यूट्रिएंट आसानी से मेटाबॉलिकली यानी कि मेटाबॉलिज्म हो जाए या आपके मोबाइल हो जाए, मोबिलिटी हो जाए, सॉरी मेटाबॉलिज्म मैंने लिखा है,
मोबिलाइजेशन होगा, सॉरी दे प्रोमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। मैं भी सोचूं कि मेटाबॉलिज्म मैंने कैसे लिख दिया, मोबिलाइजेशन यानी ये न्यूट्रिएंट का आसानी से मोबिलाइजेशन करा देगा टू द लिफ्ट, टू द लीफ। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये आपके लीफ को मिल गए, ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके लीफ को मिल जाएंगे। तो बेटा न्यूट्रिएंट जो है लीफ को आसानी से अगर मिल जाएंगे तो बेटा उसके अंदर में सेनिसेंस आसानी से आएगा क्या, नहीं आएगा, सेनिसेंस में थोड़ी देरी हो जाएगी। तो ये जो साइटोकाइनिन होता है ये प्रमोट करता है न्यूट्रिएंट मोबिलिटी टू द लीफ एंड हेल्प इन डिले ऑफ लीफ सेनिसेंस, यानी जो लीफ का बुढ़ापा आता है उसको धीरे धीरे क्या कर देगा बेटा, कम करने का काम करेगा। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, मेटाबॉलिज्म नहीं, मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन डिले ऑफ लीफ सेनिसेंस। तो बेटा लीफ का सेनिसेंस देखो कैसे, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये कोई लीफ है, ठीक है, न्यूट्रिएंट यहाँ से आ रहा है, अभी न्यूट्रिएंट 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 यहाँ तक गया, लेकिन ये न्यूट्रिएंट लीफ को नहीं मिला, तो लीफ के अंदर में जो सेनिसेंस होगा, बुढ़ापा आएगा, ये काफी जल्दी आ जाएगा, काफी जल्दी आ जाएगा। लेकिन बेटा अगर ये न्यूट्रिएंट लीफ को आसानी से मिल रहा है तो सेनिसेंस क्या होगा बेटा, जब उसको न्यूट्रिएंट आसानी से मिल रहा है तो मरेगा क्या जल्दी, नहीं मरेगा, सेनिसेंस थोड़ी देर से आएगा। इसमें न्यूट्रिएंट यहीं तक जा रहा था, उस लीफ को नहीं मिल पा रहा था, क्लियर है जी। तो यहाँ पे सेनिसेंस देर जल्दी से आएगा क्योंकि यहाँ पे तो मिल नहीं पा रहा ना, तो सेनिसेंस बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पे न्यूट्रिएंट आसानी से मिल रहा है आपके लीफ को, क्योंकि यहाँ न्यूट्रिएंट अवेलेबल अमाउंट में है, जितना चाहिए उतना इसको अवेलेबल है, तो बेटा इसकी बुढ़ापा जल्दी आएगी क्या, नहीं आएगी, तो ये सेनिसेंस थोड़े देर में आएगा। तो यही कह रहा है दे प्रोमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन व्हिच हेल्प इन डिले ऑफ लीफ सेनिसेंस, यानी कि जो लीफ का बुढ़ापा आएगा उसको थोड़ा देरी में कर देगा या थोड़े देर से आएगा आपके लीफ का सेनिसेंस। अब हम पढ़ेंगे बेटा जी द सिंपलेस्ट ट्रिक इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई ऑल द फंक्शन ऑफ द साइटोकाइनिन। पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे फिर हम ट्रिक पढ़ते हैं बेटा जी। चलिए बेटा जी अब हम देखते हैं द सिंपलेस्ट ट्रिक टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन। देखिए चूंकि लॉकडाउन का समय चल रहा था तो मान लीजिए किसी यूपी के ही बात कर लेता हूँ, यूपी के सीएम ने कहा कि टिकट कलेक्शन, क्या हुआ बेटा, टिकट का जो कलेक्शन हो गया है वो एडवांस में हो गया, क्या हो गया बेटा, एडवांसेस, टिकट कलेक्शन एडवांसेस सेड बाय सीएम। सीएम ने कहा है कि बेटा यहाँ जो जितने भी टिकट अवेलेबल थे ना, टिकट का जो कलेक्शन हुआ वो एडवांस में हो गया है, सेड बाय द सीएम, कहीं के सीएम ने बोला, क्योंकि सब लोग लॉकडाउन में अपने घर भागना चाहते हैं। तो टिकट कलेक्शन क्या हो गया बेटा, एडवांस में हो गया है, सेड बाय द सीएम। यहां दिख रहा होगा टिकट कलेक्शन एडवांसेस सेड बाय द सीएम, सीएम ने बोला है। बेटा ये जो साइटोकाइनिन होता है, ये साइटोकाइनिन मदद करता है बेटा टिश्यू कल्चर में, यानी जब कभी भी आप किसी भी प्लांट को क्या करो बेटा, ग्रो कर रहे हो फ्रॉम द रूट स्टेम लीफ से, आप लेबोरेटरी में ग्रो करा रहे हैं, आप बेसिकली अगर बोलेंगे तो ग्लास के अंदर में करा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज द टिश्यू कल्चर। सो टिश्यू कल्चर में साइटोकाइनिन का भी उपयोग किया जाता है। पहले हमने पढ़ा था ऑक्सीन, तो टिश्यू कल्चर में ऑक्सीन और साइटोकाइनिन दोनों का यूज होता है। ऑक्सीन किस लिए डाला जाता है, रूटिंग कराने के लिए, और साइटोकाइनिन किस लिए बेटा, शूटिंग कराने के लिए, किसी को मारना नहीं बेटा, ये वाली शूटिंग नहीं, शूट मतलब सूट का डेवलपमेंट कराने के लिए। सो पहला हो गया बेटा ये हेल्प करेगा टिश्यू कल्चर में। दूसरा कलेक्शन, कलेक्शन से सी निकालिए, सी फॉर द क्लोरोप्लास्ट, क्या होगा बेटा, क्लोरोप्लास्ट का प्रोडक्शन कौन करा रहा था, साइटोकाइनिन। एडवांसेस से ए लीजिए, ए फॉर एपिकल डोमिनेंस, ये एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है, कम करने का काम करता है, कौन बेटा जी, साइटोकाइनिन। सेड,
सेड SAID में S निकालिए। शूट इनिशिएशन यानी कि शूट का फॉर्मेशन या शूट का इनिशिएशन कौन कराता है बेटा? शूटिंग कौन कराता है बेटा जी? यहाँ भी बात हो चुकी है। सो शूटिंग कौन कराएगा? आपका साइटोकाइनिन ही कराएगा। देन CM, C फॉर साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन या सेल डिवीजन कौन कराता है? साइटोकाइनिन। M से दो चीजें हम यहाँ याद करने वाले हैं। पहला बेटा मॉर्फोजेनेसिस, पहले ये क्या कराएगा बेटा? मॉर्फोजेनेसिस। बेसिकली हमने पढ़ा था बेटा लीफ का फॉर्मेशन, लेटरल शूट का फॉर्मेशन, एडवेंटेशियस शूट का फॉर्मेशन, यानी मॉर्फोलॉजी ना, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, दैट इज नोन एज द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या मॉर्फोजेनेसिस। तो मॉर्फोजेनेसिस में भी मदद करता है साइटोकाइनेसिस यानी कि लीफ का फॉर्मेशन, एडवेंटेज। सॉरी बच्चों, आजकल तो बिल्कुल भी मौसम खराब होता है तो गड़बड़ सा लग जाता है कि कहीं किसी को तो कोरोना नहीं है। ठीक है जी, मुझे नहीं है। लेटरल शूट ग्रोथ और साथ साथ में एडवेंटेशियस शूट ग्रोथ, ये जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट कराती है। और M फॉर एक और चीज हमने पढ़ी थी, मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये है मोबिलिटी, न्यूट्रिएंट का मोबिलिटी बढ़ा देता है टू द लीफ। इसके वजह से क्या होता था बेटा? लीफ का बुढ़ापा थोड़ा क्या हो जाता था? आगे बढ़ जाता था। वो थोड़ी देर बाद बूढ़ा होती थी ना, तो लीफ सेनिसेंस को क्या करता था बेटा? रोक देता था जब न्यूट्रिएंट की मोबिलिटी हो जाती थी। सो जितने भी आपके फंक्शन थे वो एक छोटी सी ट्रिक में मैंने बताया, दैट इज बेटा टिकट कलेक्शन एडवांसेस। एडवांस में हो गए हैं सेड CM। क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ लेंगे, आपके ग्रिप में हो जाएगी साइटोकाइनिन। क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे इसको बेटा। फिर हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट, दैट इज द इथाइलिन। चलो बेटा जी, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइटो हार्मोन है दैट इज नोन एज द इथाइलिन। जैसा कि मैंने बोला था बेटा आपको कि इथाइलिन जो होता है मात्र एक ऐसा हार्मोन है, फाइटो हार्मोन है, जो किस नेचर का होता है बेटा? गैसियस नेचर होता है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन इज गैसियस इन नेचर, तो याद रखिएगा दैट इज इथाइलिन। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है C2H4 और इट कैन बी डिनोटेड बाय C डबल बॉन्ड C H H H H, दैट इज नोन एज द इथीन। इसको हम लोग अगर बात करेंगे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में तो इसको हम लोग बोलते हैं इथीन। इसका मॉलिक्यूलर वेट काफी कम होता है। क्लियर है जी? और इट इज द ओनली गैसियस फॉर्म ऑफ PGR, दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। क्लियर है जी? ध्यान रखिएगा इस बात को। इथाइलिन इज अ सिंपलेस्ट गैसियस PGR, दैट इज द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसका मॉलिक्यूलर वेट काफी कम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H4। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय C डबल बॉन्ड C H here H2H2। क्लियर है जी? बेसिकली अगर बात करें बेटा जी, जो ये आपका जो इथाइलिन है बेसिकली किस पार्ट के द्वारा आपका ज्यादा सिंथेसिस इसका होगा? कौन सा पार्ट है जहां पर इथाइलिन सबसे ज्यादा अमाउंट में सिंथेसाइज होता है? तो ध्यान रखिएगा, एक तो बूढ़ा वाला पार्ट। कौन सा पार्ट? बूढ़ा वाला यानी सेनिसेंस पार्ट। और बेटा दूसरा जो फ्रूट का क्या हो गया? राइपनिंग ऑफ फ्रूट। याद रखिएगा, राइपनिंग फ्रूट। ध्यान रखिएगा, जो पक रहा है फ्रूट। बेसिकली जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको एक चीज बताई थी बेटा कि जैसे मान लीजिए कोई एक ऑरेंज है जो क्या हो गया बेटा? राइप कर गया, पक गया है। तो यहां से क्या निकल रही होगी? गैसियस PGR, दैट इज नोन एज इथाइलिन। और इसके बगल में मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है बनाना। तो बेटा ये तो गैस है ना, गैसियस हार्मोन है ना। ये आपके ऑरेंज जो राइप हुआ था वहां से इथाइलिन निकलेगा, और ये बनाना जो कि भी पका नहीं हुआ है, लेकिन ये इथाइलिन जो ऑरेंज से निकल रहा है ये इस बनाने को पकाने का काम करेगा, राइप करने का काम करेगा, क्योंकि ये गैसियस यानी कि एयर में ट्रेवल कर सकता है
और जाएगा बनाना के पास में और उसको राइप कर देगा। तो इसका मतलब बेसिकली कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है? देखो, अगर कोई भी फ्रूट की बात करोगे, सबसे पहले वो फ्रूट छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा, अब जब लास्ट में मैच्योर हो जाएगा बेटा, पक जाएगा, और पकने के बाद गिरता ही तो है ना जी। तो लास्ट स्टेज कौन सी है? राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। क्लियर है जी, जहाँ पे फ्रूट पूरी तरह से राइप कर जाएगा। तो याद रखिएगा, इथाइलिन बेसिकली इनका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होगा? एक तो सेमिसेंस वाले पार्ट में और दूसरा राइपनिंग फ्रूट वाले पार्ट में। क्लियर है जी। इथाइलिन इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट बाय टिश्यू अंडरगोइंग, वो सारी टिश्यू जो अंडरगोइंग सेमिसेंस यानी जो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही है, एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट यानी राइपनिंग फ्रूट यानी जो फ्रूट पकने वाले हैं या पक गए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा अमाउंट में आपका इथाइलिन सीक्रेट होता है। क्लियर है जी, नोट डाउन करिएगा। फिर बोलता है बेटा जी कि ये जो इथाइलिन होता है बेसिकली इन्फ्लुएंस ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट इंक्लूड हॉरिजॉन्टल, कौन सी ग्रोथ बेटा? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग। जैसे मान लो ये सीड है, सीडलिंग होगी, इससे सीडलिंग है, तो सबसे पहले जो ग्रोथ होती है वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है यानी टुवर्ड्स द सॉइल लाइन। फिर ये आपका शूट सिस्टम ऊपर की तरफ निकलता है, रूट सिस्टम नीचे की तरफ निकलता है। तो बेसिकली अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था दो टर्म, एक होता है एपिकोटाइल हुक और एक होता है हाइपोकोटाइल हुक, ये अगर याद होगा। तो जो मैंने बताया था एपिकोटाइल को मैंने बोला था रीजन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट बिटवीन प्लीम्यूल एंड कोटिलिडन, दैट इज कॉल्ड एज एपिकोटिल बोला था, और जो सूट बनाता है एपिकोटिल सूट को बना रहा था। और दूसरा मैंने शायद बताया था आपको हाइपोकोटाइल, जो कि रीजन होगा एम्ब्रियोनियल एक्सिस का बिटवीन रेडिकल और कोटिलिडन के बीच में था, और ये रूट का फॉर्मेशन कराता था, अगर याद होगा। अगर नहीं भी याद होगा तो बेटा आप मेरे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में जाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा व्हाट इज दिस एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। तो सबसे पहले जो ग्रोथ होती है वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी। सो इन्फ्लुएंस ऑफ एथिलीन ऑन प्लांट इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, यानी बेटा ये सीड को मैच्योरेशन करने में, सीड का ग्रोथ कराने में, सीड का जर्मिनेशन कराने में भी कौन मदद कर रहा है? इथाइलिन। सो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराएगी सीडलिंग की, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, और जो उसका ऊपर वाला भाग होगा वो स्वेल करेगा, तभी तो स्प्राउटिंग होगी वहां से, एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन। और एपिकल हुक फॉर्मेशन जैसे कि एपिकल हुक मैंने बता दिया इपिकोटाइल या हाइपोकोटाइल की बात कर रहा है इन डाइकोट सीडलिंग, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, जो कि फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताया था, आप जाके चेक कर लीजिएगा एक बार। बीन्स के अंदर में एक डायग्राम दे रखा है इपिकोटाइल हाइपोकोटाइल, इस चीज को मैंने समझाया था। तो याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल सीडलिंग, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग या उसकी एक्सिस का स्वेल होना, एपिकल हुक फॉर्मेशन होना, ये सब कुछ कराता है कौन बेटा? डाइकोट सीडलिंग ही कराता है। क्लियर है जी, नोट डाउन करिएगा इस बात को। नेक्स्ट, इथाइलिन जो होता है ये प्रमोट करता है सेनिसेंस, याद रखिएगा सेनिसेंस एंड ऑक्सीजन यानी कि झड़ना ऑफ प्लांट ऑर्गन स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर्स। ठीक है जी, तो इथाइलिन जल्दी बुढ़ापा ला देता है किसमें? लीफ के अंदर में और फ्लावर के अंदर में, जिसकी वजह से फ्लावर और लीफ जल्दी जल्दी क्या हो जाते हैं बेटा? झड़ जाते हैं। क्लियर है जी, नोट डाउन कर लीजिएगा। इथाइलिन प्रोमोट सेनिसेंस एंड ऑब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर। तो बेटा इस साइड वाले जितने भी पॉइंट्स हैं इसको अच्छे से आप याद करिएगा। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लार्ज अमाउंट में कहाँ से सीक्रेट होगा? सेनिसेंस पार्ट से और राइपनिंग फ्रूट से। फिर ये इंपॉर्टेंट है कि ये बेसिकली जो इथाइलिन होता है ये प्रोमोट करता है सेनिसेंस और ऑब्सिशन को इन केस ऑफ लीफ एंड फ्लावर। क्लियर है जी, नोट डाउन करिएगा इस बात को। नेक्स्ट, इथाइलिन, जैसा कि मैंने बोला इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। बता ही दिया कि कोई ऑरेंज है, राइप कर गया है, तो बेटा वहां से इथाइलिन निकलेगा और जो बगल वाला बनाना जो कि नहीं पका हुआ था उसको भी पका देगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट दे रखा है बेटा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, जब क्या होता है, कोई भी आपका फ्रूट होता है जब वो राइपनिंग करता है
यानी पकना स्टार्ट होता है, तो उसमें जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो ये जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है ये किसकी वजह से इंक्रीज होता है, तो बेटा इथाइलिन की वजह से इंक्रीज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। जरा ध्यान से सुनिएगा, इथाइलिन enhances the respiration rate during ripening of fruit। देखिए जब क्या होगा बेटा, फ्रूट राइप हो रहा होगा तो वहां पे लार्ज अमाउंट में क्या चाहिए, ऑक्सीजन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। क्लियर है जी? यानी वहां पे जो सेलुलर नीड होगी वो बढ़ जाएगी, रेस्पिरेशन नीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये क्यों बढ़ती है? ड्यू टू द इथाइलिन के वजह से। इथाइलिन enhances the respiration rate during ripening of fruit। दिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी जो रेस्पिरेशन की रेट में जो इंक्रीजमेंट हुआ है इथाइलिन की वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। क्या बोलते हैं बेटा जी? रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। यानी बेटा जो भी आपके फ्रूट पकेंगे उनमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम होगा या ज्यादा, बताइए, कम होगा या ज्यादा? तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा हो जाता है ड्यू टू दिस इथाइलिन। क्लियर है जी? नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करेंगे तो जो इथाइलिन होता है बेटा ये ब्रेक करता है सीड की डोरमेंसी। यानी मान लीजिए कोई भी सीड है जिसके सराउंडिंग में क्या आ गया, अनफेवरेबल कंडीशन आ गया था, जिसकी वजह से वो डोरमेंट फेज में चला गया था, एक इनएक्टिव फेज में चला गया था, उसको फिर से एक्टिव फेज में लाने का काम कौन करता है? इथाइलिन। बड है, बड से आपका बेसिकली अराइज होती है फ्लावर, लीफ और शूट अराइजेस होती है। तो बेटा जी अगर कोई बड मान लीजिए अनफेवरेबल कंडीशन आ गई थी, बड जो है वो चला गया था डोरमेंट फेज में, तो उसकी डोरमेंसी को ब्रेक करना, उसके बड की डोरमेंसी को ब्रेक करना, ये भी किसका काम है बेटा? इथाइलिन का काम है। याद रखिएगा, इथाइलिन ब्रेक्स सीड एंड बड डोरमेंसी, और ये इनिशिएट करता है सीड का जर्मिनेशन। सीड का जर्मिनेशन ये कराता है इन केस ऑफ पीनट सीड। इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड। जो मूंगफली का सीड होता है उसके अंदर से नया प्लांट या प्लांट का जो न्यू प्लांट है इसका जर्मिनेशन होता है, उसको भी इनिशिएट कराता है आपका इथाइलिन। एंड स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। देखिए बेटा स्प्राउटिंग का मतलब क्या होता है? देखिए कभी कभार आप लोग क्या करते हैं बेटा, चना होता है ना ग्राम को आप क्या करते हैं, एक दिन पानी में उसको रखते हैं, और पानी में रखने के बाद जब वो थोड़ा फूल जाता है, ठीक है जी, तो फूलने के बाद आप उसको वहां से हटा के पानी से किसी एक रुमाल में बेसिकली अगर बोलेंगे तो थोड़ा सा हल्का हल्का भीगा हुआ रुमाल होगा, उसके अंदर में आप डाल के और कहीं पे टांग देते हैं। फिर 2 दिन बाद अगर आप देखोगे हुक पे टांगा हुआ है, 2 दिन बाद जब आप उसमें देखेंगे तो छोटे छोटे सफेद स्प्राउट्स निकल आए होंगे, न्यू छोटे छोटे प्लांट्स निकल आते हैं। तो वही कहलाता है स्प्राउटिंग। यानी जो पोटैटो ट्यूबर्स हैं उनकी स्प्राउटिंग में भी मदद करता है कौन बेटा? इथाइलिन। जो आइज ऑफ द पोटैटो होती है ना, पोटैटो की जो आइज होती है, जैसे आपने देखा होगा, ये मान लीजिए पोटैटो है, कुछ इस तरह की ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं इसका, जिसको हम लोग बोलते हैं आइज ऑफ पोटैटो। ये आपको दिख रहा है आइज ऑफ पोटैटो। ये जो आइज होती है पोटैटो की, यहीं से आपकी पोटैटो ट्यूबर्स अराइज होती है। क्लियर है जी? तो स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स भी कराता है आपका इथाइलिन। नेक्स्ट और द लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे दे रखा है, इथाइलिन प्रमोट करता है रैपिड इंटरनोड इलोंगेशन। अगर हम बात करें बेटा जी इंटरनोड इलोंगेशन, हमने एक और चीज जगह पढ़ा था। इंटरनोड इलोंगेशन कौन करा रहा था? आपका गिबरेलिन। इंटरनोड इलोंगेशन कौन करा रहा था? गिबरेलिन। इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है। और अभी अगर बात करें इंटरनोड इलोंगेशन यहाँ पे कौन करा रहा है, तो याद रखिएगा इथाइलिन। लेकिन बेटा जी ये जो इथाइलिन है ये इंटरनोडल इलोंगेशन किसके अंदर में कराता है? तो बेटा ये राइस प्लांट के अंदर में कराता है। किसके अंदर में? राइस प्लांट के अंदर में कराता है। ध्यान रखिएगा। सो गिबरेलिन भी इंटरनोडल इलोंगेशन कराता है और इथाइलिन भी इंटरनोडल इलोंगेशन कराता है। ये जो इथाइलिन यहाँ जो पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए, जैसे
मान लीजिए कोई एक राइस प्लांट है, ठीक है जी, तो काफी अभी छोटा है, ठीक है जी। अब जब इसके अंदर में आप इथाइलिन डालोगे, ये कोई राइस प्लांट है, ठीक है जी, जब यहाँ पे हमने इथाइलिन को स्प्रे किया तो सबसे पहले इसके इंटरनोड्स का इलोंगेशन होगा। तो ये इंटरनोड का इलोंगेशन होगा, ये नोड, ये नोड, ये नोड, भैया ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये भी एक नोड है। दो नोड के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंटरनोड। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, मान लीजिए ये नोड था, ये नोड था, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये मान लो इतना बड़ा था, ये एक नोड, ये एक नोड, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है इंटरनोड। तो जब आप पहले और दूसरे प्लांट में देखेंगे तो दूसरे प्लांट का इंटरनोड ज्यादा है एज कंपेरिजन टू दैट ऑफ द फर्स्ट वन, क्योंकि यहाँ पे हमने इथाइलिन को दिया। तो जब इंटरनोडल इलोंगेशन होगा राइस प्लांट में, तो बेटा ये जो प्लांट की सूट होगी, ये मान लीजिए ये है वाटर लेवल, जहाँ पे राइस की रूट तो नीचे होगी, लेकिन जैसे ही इंटरनोडल इलोंगेशन होगा, ये प्लांट का जो सूट वाला पार्ट होगा वो अबव द वाटर पाया जाएगा। इसके साथ साथ में इथाइलिन एक और चीज करता है बेटा जी, ये है आपका पेटियोल। पेटियोल बेसिकली हम लोग कहते हैं बेटा द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ टू द स्टेम, यानी ये आपका स्टेम है, ये आपका लीफ है, ठीक है ना। तो ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है, लीफ और स्टेम के बीच का ये जो पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं पेटियोल। तो पेटियोल का भी इलोंगेशन कराता है, साथ साथ में इंटरनोड का भी इलोंगेशन कराता है। कौन बेटा जी? आपका इथाइलिन, इन केस ऑफ राइस प्लांट, जिसकी वजह से शूट क्या होगा, हमेशा वाटर के ऊपर पाया जाता है। क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे। इथाइलिन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड, रैपिड इंटरनोड यानी कि इंटरनोडल इलोंगेशन करा रहा है, एंड पेटियोल इलोंगेशन, देखिए पेटियोल भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ा रहा है इन डीप वाटर राइस प्लांट, एंड इट हेल्प्स अपर पार्ट ऑफ द सूट टू रिमेन अबव द वाटर, और जो अपर पार्ट होगा सूट का, ताकि वो वाटर के एबव में मौजूद रहे, ये भी कौन कराता है बेटा जी? इथाइलिन। क्लियर है जी? इन सारी बातों को नोट करिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है यहाँ पे। चलिए बेटा जी, जो नेक्स्ट फंक्शन दे रखा है, दैट इथाइलिन प्रमोट करता है, ध्यान से सुनिएगा, प्रमोट करता है रूट ग्रोथ को, यानी रूट ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। कौन बेटा जी? इथाइलिन। एंड रूट हेयर फॉर्मेशन भी कराता है। तो बेटा ये देखिए, ये आपका कोई प्लांट है, इसके रूट की ग्रोथ करा रहा है, साथ साथ में एक फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं फ्रॉम द रूट्स, दैट इज नोन एज द रूट हेयर। रूट हेयर का फॉर्मेशन भी आपका कराता है इथाइलिन। बेटा जितनी फाइन हेयर्स होंगी, बेटा सरफेस एरिया ज्यादा, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा यहाँ पे। तो ये जो फाइन हेयर्स या फाइन रूट हेयर्स फॉर्म होती हैं, इसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन का जो रेट होता है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले बेटा जी कि सपोज करिए कोई एक हार्मोन है जो कुछ चेंजेस करा रहा है आपके रूट में, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जा रही है किसी पौधे की, तो याद रखिएगा वो हार्मोन है इथाइलिन, और वो रूट के अंदर में फॉर्मेशन करा रहा है रूट हेयर्स का। जितनी पतली आपके रूट हेयर्स होती हैं, फाइन होती हैं, डेलिकेट होंगी, और बेटा जो सरफेस है, जैसे कि आपको याद होगा माइक्रोविलाई हमने पढ़ा था आपके स्टमक में, देखा था माइक्रोविलाई, इस तरह से विलाई थी, दैट इज कॉल्ड एज द विलाई, और इसी के ऊपर में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स थे, दैट इज नोन एज द माइक्रोविलाई, जिसको हम लोग बोलते थे। तो जितना ज्यादा फाइन और डेलिकेट सरफेस होता है, वो सरफेस एरिया को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता था? बढ़ जाता था। तो यहाँ पे रूट हेयर
क्या करा रहा है बेटा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। तो याद रखिएगा क्या कर रहा है, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके। इथाइलिन प्रमोट कर रहा है रूट ग्रोथ को और रूट हेयर फॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा, जो कि एब्जॉर्प्शन की रेट को बढ़ा रहा है, एब्जॉर्प्शन सर्विस को बढ़ा रहा है। लेकिन बेटा जी जब हमने ऑक्सीन पढ़ा था तो हमने एक चीज बताई थी, रूट के अंदर में इनिशिएशन स्टार्ट कौन कराता, रूट का इनिशिएशन कौन कराता था, ऑक्सीन। लेकिन रूट की ग्रोथ कौन कराएगा, इथाइलिन। ये पॉइंट यहाँ पे डिफरेंस करके लिखा है, बोलेगा अगर रूट इनिशिएशन, रूट का इनिशिएशन कौन करा रहा है, तो याद रखिएगा वो होगा ऑक्सीन। लेकिन बेटा जी जो रूट की ग्रोथ कराएगा, जो ग्रोथ कराएगा, प्रमोट करेगा ग्रोथ को, प्रमोट फिर से लिख देता हूं जरा इसको, जो प्रमोट करेगा रूट ग्रोथ को, विजिबल है कि नहीं जरा देख लूं मैं, या विजिबल है, रूट करेगा, सॉरी प्रमोट करेगा रूट ग्रोथ को, और रूट हेयर फॉर्मेशन कौन कराता है, इथाइलिन। याद रखिएगा इनिशिएशन कराता है ऑक्सीन रूट का, लेकिन रूट का ग्रोथ जो होगा उसको प्रमोट कौन करेगा और रूट हेयर का फॉर्मेशन कौन करेगा, इथाइलिन कराएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है बेटा जी, जो इथिलीन होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है, इट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू इनिशिएट फ्लावरिंग फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स। देखिए बेटा जी ये जान लीजिएगा, बेसिकली अगर बोले रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है प्लांट में वो होता है बेटा फ्लावर, और फ्लावर जैसे अगर मैं बोलूं एक होता है ओवरी, एक होती है ओव्यूल। जो ये ओवरी होती है ना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये बेसिकली फ्लावर के अंदर में होते हैं। ओवरी ट्रांसफॉर्म करके बनाती है फ्रूट और ओव्यूल डेवलप होकर बनाता है सीड। क्लियर है जी। तो यहाँ पे कह रहा है इथाइलिन यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग, यानी बेटा ये फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है। जब फ्लावर बनेगा तभी तो उसके अंदर में फ्रूट आएगा ना, तो फ्लावरिंग के साथ साथ में सिंक्रोनाइज्ड का मतलब होता है साइमल्टेनियसली, जब इथाइलिन प्रमोट करता है फ्लावरिंग, उसके साथ साथ में फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट, यानी कि इसके साथ साथ में फ्रूट फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है इन केस ऑफ पाइन एप्पल। तो बेटा अगर याद होगा तो मैंने बोला था कि हम पाइन एप्पल इस चैप्टर में दो जगह पढ़ेंगे, एक हमने पढ़ा था ऑक्सीन। तो बेटा ऑक्सीन क्या करता था, वो प्रमोट करता था फ्लावरिंग को इन केस ऑफ पाइनएप्पल। लेकिन इथाइलिन क्या कर रहा है बेटा, ये इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है फ्लावरिंग इन केस ऑफ पाइनएप्पल्स, और फ्रूट सेट का भी प्रोडक्शन कराता है पाइनएप्पल्स में। कौन कराएगा बेटा जी, इथाइलिन। तो याद रखिएगा अगर पूछे प्रमोट कर रहा है फ्लावरिंग इन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोमोटिंग फ्लावरिंग इन केस ऑफ पाइनएप्पल, तो प्रोमोट का नाम आएगा तो ऑक्सीन। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इनिशिएटिंग फ्लावरिंग इन केस ऑफ पाइनएप्पल, तो इनिशिएटिंग आ जाएगा तो इथाइलिन। ये याद रखना है आपको। जैसे यहाँ पे मैंने बताया रूट इनिशिएशन ऑक्सीन, और रूट प्रमोट रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन इथाइलिन। उसी तरह से याद रखना है आपको, ये जो पॉइंट दे रखा है, इथाइलिन यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है फॉर सिंक्रोनाइजिंग, ताकि साइमल्टेनियसली फ्रूट का फॉर्मेशन हो सके इन केस ऑफ पाइनएप्पल। तो याद रखिएगा ऑक्सीन प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन केस ऑफ पाइनएप्पल, और इथाइलिन इनिशिएट करता है फ्लावरिंग इन केस ऑफ पाइनएप्पल। क्लियर है जी। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि इथाइलिन ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन केस ऑफ मैंगो, यानी मैंगो के केस में भी जो फ्लावर आते हैं, मोजर आता है, वो किसकी वजह से आता है बेटा, आपके इथाइलिन की वजह से ही आता है। सिंस इथाइलिन, देखिए इथाइलिन बहुत सारा वर्क कर रहा है बेटा। अभी हमने जब स्टार्टिंग की बात की थी तो ये फ्रूट की राइपनिंग में मदद कर रहा था, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो होता था सीड का मैच्योरेशन में मदद कर रहा था, अब्सिशन में मदद कर रहा था, बेसिकली अगर बोले बेटा रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा रहा था। फिर आपके जो हमने पढ़ा राइस की इंटरनोडल इलोंगेशन करा रहा था,
फिर पीनट के सीड्स का जर्मिनेशन करा रहा था। अभी हमने पढ़ा रूट हेयर का डेवलपमेंट कराएगा, रूट की ग्रोथ कराएगा, ठीक है, इतने सारे। और अभी हमने पढ़ा कि भैया फ्लावरिंग कराएगा पाइनएप्पल में और फ्लावरिंग कराएगा मैंगो के अंदर में। तो इतने सारे फंक्शन है आपके किसके बेटा, इथाइलिन के, केवल इथाइलिन के। तो यही कह रहा है सिंस इथाइलिन रेगुलेट्स सो मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, नॉर्मल प्रोसेसेस जो आपके साइटो बेसिकली सेल के अंदर में होते हैं, प्लांट के सेल के अंदर में, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन द एग्रीकल्चर। सो सबसे ज्यादा यूजफुल एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला पीजीआर वो है बेटा जी आपका कौन, इथाइलिन। याद रखिएगा कौन है, इथाइलिन। द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड, जो कि सबसे ज्यादा वाइडली यूज इथाइलिन जो होता है, जो कि आपके मार्केट में अवेलेबल होता है, ये एक स्पेशल नाम से पाया जाता है, दैट इज नोन एज द एथिफोन। क्या बोलते हैं बेटा जी, एथिफोन नाम से पाया जाएगा। द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ एथिलीन इज, क्या है बेटा जी, इथिफोन। तो ये इथिफोन एक प्रकार का सिंथेटिक इथाइलिन है। अब हम पूरा जो फंक्शन आपका इथिफोन करता है उस सारे फंक्शन को हम एक जगह लिखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है जी, याद रखिएगा जो साइंटिफिक इथाइलिन है जो आपके मार्केट में अवेलेबल होता है किस नाम से, एथिफोन में। तो अगर एथिफोन है, अगर मान लो कहीं मैंगो आपके घर में रखा हुआ है, आप मार्केट से जाए एथिफोन लेके आए और उसके ऊपर छिड़क दीजिए, तो फ्रूट क्या होगा बेटा, तुरंत राइप कर जाएगा, क्योंकि एथिफोन इज अ सिंथेटिक इथाइलिन जो कि फ्रूट की राइपनिंग में मदद करेगा। क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे इस बात को बेटा जी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए बेटा जी अब हम देखते हैं जो हमारा सिंथेटिक इथिलीन है दैट इज नोन एज द एथिफोन। ये बेसिकली एक प्रकार का एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि अगर हम बोलेंगे तो वाटर में डिसॉल्व होगा, दैट इज नोन एज द एक्वस सॉल्यूशन है। एथिफोन इजिली, ये इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट्स में और धीरे धीरे स्लोली एंड स्लोली इथाइलिन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से फ्रूट क्या हो जाएंगे, राइप कर जाएंगे। हेस्टेंस फ्रूट राइपनिंग, यानी हेस्टेन का मतलब तेजी ला देता है, फ्रूट की राइपनिंग जल्दी जल्दी कराता है इन केस ऑफ टोमेटो एंड एप्पल। फिर ये एक्सिलरेट करता है, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी कि इथाइलिन प्रमोट करता है अब्सिशन को। सो ये एक्सिलरेट करेगा अब्सिशन इन फ्लावर एंड फ्रूट्स, फ्लावर और जो फ्रूट्स होंगे किस केसेस में, तो बेटा बेसिकली फ्लावर और फ्रूट्स में एब्सिशन, यानी कि फ्लावर और फ्रूट जल्दी जल्दी गिरना स्टार्ट कर जाएंगे, आपके ब्रांचेस से और बड से नीचे गिरना स्टार्ट कर जाएंगे। ऐसा कहाँ देखने को आपको मिलेगा बेटा, जब कॉटन काफी थिन हो जाएगा, तो भैया कॉटन तुरंत आपके क्या होगा, वहां से अब्सिशन हो जाएगा और गिर जाएगा वहां से मेन प्लांट की बॉडी से। थिनिंग ऑफ कॉटन, कहाँ आपको देखना बेटा, कॉटन काफी थिन हो जाए, आसानी से क्या हो जाएगा बेटा, अब्सिशन हो जाएगा। चेरी काफी थिन हो गया, वॉलनट काफी थिन हो गया, तो ये इनकी वजह से जो आपका कॉटन है, चेरी है, वॉलनट है, इनका फ्लावर और जो फ्रूट होगा उनके अंदर में अब्सिशन बहुत ही जल्दी आएगा ड्यू टू दिस एथिफोन। क्लियर है जी। नेक्स्ट, ये जो एथिफोन होता है ये प्रमोट करता है फीमेल फ्लावरिंग, यानी बेटा जी कुकुम्बर एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर में अगर आप एथिफोन को अगर सिक्रेट करते हैं या उसके ऊपर गिराते हैं या उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, मेजर एक चीज चेंज होगी, दैट इज इट लेड टू द मोर एंड मोर एंड मोर फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावरिंग। तो जितना ज्यादा फीमेल फ्लावरिंग होगा उतना जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन होगा और उतना जल्दी जल्दी नंबर बढ़ेगा। तो बेटा जी कुकुम्बर वाले केस में फीमेल फ्लावरिंग को प्रमोट करता है कौन, एथिफोन, और ये यील्ड को बढ़ाने का काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आपका एथिफोन। अब हम पढ़ेंगे बेटा द सिंपलेस्ट ट्रिक, जिसकी वजह से जो मेजर फंक्शन है आपके इथाइलिन के वो हमको याद हो जाए। क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को, फिर हम ट्रिक पढ़ने वाले हैं। चलिए बेटा जी, जो ट्रिक है वो सिंपल सी ट्रिक है जिससे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं आपके इथाइलिन के वो आप याद कर ले जाओगे आसानी से और कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरा वादा है। जैसे मान लीजिए आप घर में बटर खा रहे हैं,
किसी ने क्या किया, आपने मांगा कि ए थोड़ा बटर देना, तो कोई बच्चा आया लेके उसने बटर ऐसे ही रखा, सॉरी ब्रेड मांगा आपने कि अरे यार थोड़ा ब्रेड देना। कोई बच्चा आपके घर में आया, उसने ब्रेड ऐसे सूखा सूखा दे दिया, तो आप क्या कहेंगे बेटा, बेटा जाओ इसके ऊपर थोड़ा सा पीनट बटर ऐड करके ले आओ। क्या लेके आओ, पीनट बटर, यानी कि जो पीनट जो होता है उससे बटर बनता है, उसके ऊपर लगा के ले आओ बेटा, बटर लगा के लाओ, तभी मैं खाऊंगा। ध्यान रखिएगा। तो वहीं से ये ट्रिक बनी है, ऐड सम, ध्यान से सुनिएगा, ऐड सम रॉ, रॉ मतलब ताजा, रॉ पीनट बटर, ऐड सम रॉ पीनट बटर ऑन ब्रेड। क्या कह रहे हैं बेटा, कि जाओ ब्रेड के ऊपर कुछ पीनट बटर लगा के ले आओ। ऐड सम रॉ पीनट बटर ऑन ब्रेड। क्लियर है जी। फिर से एक बार पेपर देता हूं, ऐड सम रॉ पीनट बटर ऑन ब्रेड। क्लियर है जी। देखिए यहाँ पे ऐड से ए से हम ले लेंगे अब्सिशन। तो बेटा जो इथाइलिन होता है ये अब्सिशन को क्या करता है, बढ़ाता है। सम एस से यहाँ पे सेनिसेंस का मतलब बेटा बुढ़ापे को भी नजदीक लाता है। कौन लाता है बेटा, आपका इथाइलिन। क्लियर है जी। रॉ से आर से आप दो चीजें याद कर सकते हो, एक तो बेटा राइपनिंग ऑफ फ्रूट कौन कराता है, इथाइलिन, और रूट हेयर फॉर्मेशन भी कौन कराएगा, आपका इथाइलिन ही कराता है। तो आर से दो चीजें हमने याद कर ली। पीनट, तो जैसा हमने अभी पढ़ा था कि पीनट के सीड के जर्मिनेशन कौन कराता है, पीनट का जो सीड होता है, सीड में जर्मिनेशन पीनट के अंदर, मूंगफली के अंदर में कौन कराता है बेटा जी, यही इथाइलिन तो था। सो पीनट से सीधे स्टार्ट करेंगे, पीनट का सीड जर्मिनेशन कौन कराएगा बेटा जी, इथाइलिन। क्लियर है जी। बटर, बटर से बेटा आपको बी लेना है। बी सिंपली स्टैंड फॉर ब्रेक, ऑन छोड़ दीजिए, और यहां से ब्रेड से आप बी और डी को पकड़िएगा। तो बेटा ब्रेक करता है बी, ब्रेड में से जो बी ले रहे हैं उसका मतलब है बड, और डी मतलब डोरमेंसी। तो बड की डोरमेंसी को या सीड की डोरमेंसी को कौन खत्म करता था बेटा जी, यही आपका इथाइलिन ही तो खत्म करता था जी। तो एक सिंपल सी ट्रिक है जहां पे आपके सारे फंक्शन आ गए ड्यू टू दैट इज रिलेटेड टू दैट ऑफ द इथाइलिन। जितने भी ईच एंड एवरी फंक्शन दैट इज रिलेटेड टू दैट ऑफ द इथाइलिन इज मेंशन्ड हियर। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप खटाक से क्वेश्चन कर ले जाओगे। क्लियर है जी। याद रखिएगा सिंथेटिक इथाइलिन का नाम क्या है, एथीफोन। क्लियर है जी। तो बेटा ये आज का हमारा लेक्चर था। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी द रिलेटेड टू द अब्सिसिक एसिड, उसके बाद फोटो पीरियोडिज्म दे रखा है और बर्नलाइजेशन दे रखा है। तो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, अब एक दो लेक्चर में ये इस चैप्टर का काम तमाम हो जाएगा, यानी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आप ये अगर आपको आज का पार्टिकुलर वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेटा अगर देख रहे हैं पहली बार तो अच्छे से देखें, और जब आप रेगुलर कस्टमर है मेरे या रेगुलरली आप वॉच कर रहे हैं तो बेटा जी आप क्या करें, इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि हमें हौसला मिले और हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें। थैंक यू ऑल।